स्टार्ट करते हैं चैप्टर सप्लाई अंडर जीएसटी, चैप्टर नंबर 2। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सप्लाई। जीएसटी को हमने उठाया, अब जीएसटी के हम रेगुलर क्लासेस डालेंगे और एक ही कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे और क्वेश्चंस इन डिटेल में हम पूरा सब कुछ कवर करेंगे पूरे कोर्स को। ये रेगुलर क्लासेस रहने वाली है, तो आप इन क्लासेस को जरूर देखें और ये बिल्कुल फ्री रहने वाली है आपके लिए, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सप्लाई जीएसटी का हम पोर्शन पढ़ने वाले हैं, सप्लाई वाला। तो जो सप्लाई का कॉन्सेप्ट है जीएसटी में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सप्लाई का मतलब क्या है? सप्लाई का मतलब है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या है? सप्लाई। जब आप किसी गुड्स या सर्विस का सप्लाई कर दोगे ना, तब आप पे ये एक्ट लग जाएगा। तो चैप्टर का ओवरव्यू एक बार मैं देता हूँ आपको। चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू देख लेते हैं एक बारी। चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने वाले सप्लाई का मीनिंग क्या है, उसके बाद हम कुछ ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद हम देखेंगे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ऐसी एक्टिविटीज़ को देखेंगे जो आपने बिना कंसिडरेशन के करिए, तब भी उनको हम सप्लाई मान लेंगे। फिर इसके बाद नया एक कॉन्सेप्ट आएगा आपका, एक्टिविटी क्लासिफाइड एज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। कुछ एक्टिविटीज़ आपको ऐसी लगेंगी जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सप्लाई ऑफ गुड्स कहा जाए इसको या सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाए। तो उन केसेस में गवर्नमेंट ने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानना है और किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। फिर लास्ट में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। तो सबसे पहले अब हम शुरू कर देते हैं। मैंने चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दिया है, अब आगे पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ाता हूँ मैं आपको हल्का सा। इंट्रोडक्शन में क्या है? टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट इज एनी ट्रांजैक्शन और अकरेंस दैट रिजल्ट इन टैक्स कॉन्सिक्वेंस बिफोर लेविंग any tax. Taxable event need to be ascertained. It is a foundation stone of any taxation system. It determines the point at which tax would be levied. Under the earlier indirect tax regime framework, taxable event is a various statutes was prone to catena of interpretation resulting in litigation since decades. Controversies largely related to issues like whether a particular process amount to the manufacture or not, whether the sale of predetermined sale, whether the particular ट्रांजैक्शन व सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एटसेट्रा। तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि किसी भी टैक्स को लगने के लिए एक टैक्सेबल इवेंट होता है। हर टैक्स के अंदर एक टैक्सेबल इवेंट होता है। और टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या है? कौन सा वो ऐसा इवेंट है जब आप कौन से ऐसे इवेंट को आप परफॉर्म कर दोगे जिसको आपको परफॉर्म करते ही आपके ऊपर कोई टैक्स लग जाता है। जैसे इनकम टैक्स आप पर कब लगता है? जब आप कोई भी इनकम अर्न करते हो तब आपके ऊपर इनकम टैक्स लग जाता है। इनकम टैक्स के जो प्रोविजंस है वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। जीएसटी में ऐसी वो टैक्सेबल इवेंट कौन सी है? वो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में है सप्लाई। जैसे मान लो आईपीसी की धारा 420 धोखेधड़ी, यानी कि आपने कभी फ्रॉड किया होता है, तो आपके अगर किसी ने फ्रॉड किया है तो इसको फ्रॉड या फिर चोरी वगैरह करी, तो उसके ऊपर जो आईपीसी यानी कि इंडियन पैनल कोड की सेक्शन 420 लगता है। तो वो इवेंट है, वो टैक्सेबल इवेंट है, मतलब वो एक इवेंट है जब वो एक्ट आपके ऊपर लग जाएगा। तो ऐसी जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है ना, वो सप्लाई है। जीएसटी आने से पहले आपके वेरियस इनडायरेक्ट टैक्स के लॉ थे। जैसे वैट था। वैट कब लगता था? आप जब सेल करते थे, जब आप इंटर स्टेट सेल करते थे तो आपके ऊपर वैट की एप्लीकेबिलिटी हो जाती थी। यानी वैट कब लगता था आपका? उसमें टैक्सेबल इवेंट जो थी वैट के अंदर वो थी इंटर स्टेट सेल। और जो सीएसटी सेंट्रल स्टेट टैक्स था वो कब लगता था? जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट के, यानी कि एक हरियाणा वाला बंदा अगर दिल्ली में कोई सेल करता था तो वहाँ पे सीएसटी लग जाता था। तो वहाँ पे जो टैक्सेबल इवेंट थी ना, वो था इंटर स्टेट सेल्स। अब कस्टम अभी है हमारे कोर्स में। तो कस्टम कब लगता है? जब आप कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो किसी गुड्स का। अगर आप कोई फॉरेन से गुड्स को इंपोर्ट करते हो या फिर इंडिया से गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो आउट ऑफ इंडिया, तो उस केस में क्या होता है? वहाँ पे टैक्सेबल इवेंट जो है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को माना गया है। अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया तो आपके ऊपर कस्टम के प्रोविजन लग जाएंगे। ऐसे ही जीएसटी में अगर आपने किसी गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर दी ना, तो आपके ऊपर वो जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब सप्लाई क्या चीज़ है? वो सेक्शन 7 के अंदर पढ़ेंगे हम। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 बताएगा कि सप्लाई किस किस को माना जाएगा, यानी कि सप्लाई यानी कि टैक्सेबल इवेंट क्या है। तो यहीं पर यही बोला गया, टैक्सेबल इवेंट जो जीएसटी के अंदर है वो सप्लाई है, और सप्लाई को हम समझने वाले हैं आज। इस चैप्टर के अंदर हम सप्लाई समझेंगे। सप्लाई क्या है? यानी टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। तो सप्लाई के बारे में हम समझेंगे कि किस किस को सप्लाई माना जाएगा, यानी कि कब आपके ऊपर जीएसटी के प्रोविजंस लग जाएंगे। यहाँ पे कुछ रिलेवेंट डेफिनेशंस हैं, इनको हम साथ साथ पढ़ेंगे जब इनकी जरूरत पड़ेगी। सीधा हम शुरू करते हैं सप्लाई से। ये डेफिनेशंस चल रही हैं आपकी। हाँ, अब आ गया कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 7 क्या बताता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, यानी कि सप्लाई
उसके स्कोप क्या है, सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तो इन्होंने यहाँ पर बताया कि सेक्शन 7 इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो बता दिया इन्होंने, ठीक है। इस चैप्टर में हम 3 शेड्यूल पढ़ने वाले हैं, शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3, और सेक्शन 7 और 8। सेक्शन 7 जो है आपका वो मीनिंग बताता है सप्लाई का, और स्कोप क्या है सप्लाई का वो बताता है। सेक्शन 8 आपका कंपोजिट और मिक्स सप्लाई है, उस केस में टैक्सेबिलिटी क्या रहने वाली है उसके बारे में बात करता है। अब आपके जीएसटी में 3 शेड्यूल्स हैं, उन तीन शेड्यूल्स को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। शेड्यूल नंबर 1 बात करता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो आपने बिना किसी कंसिडरेशन के करी, बिना किसी कंसिडरेशन के करी, तब भी आपके ऊपर, तब भी उनको हम क्या मान लेंगे, सप्लाई मान लेंगे। और शेड्यूल 2 जो है आपका वो बताता है कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानना है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानना है। कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी आपकी। अब जो शेड्यूल 3 है आपका वो बताता है कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे जीएसटी में और ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे कंसिडरेशन की बात हुई है, कंसिडरेशन का मतलब समझ लेते हैं पहले हम। तो एक बार कंसिडरेशन की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। हाँ, in relation to the concept of goods or services or both. Consideration in relation to the supply of goods or services or both. Any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect or in response to or in inducement of supply of goods or services or both, whether by a recipient or any other person, but shall not include any subsidy given by central government or state government. कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ, कोई भी पेमेंट जो आप कर रहे हो या करने वाले हो, फ्यूचर में करने वाले हो, या तो वो मनी में हो सकती है या फिर इन काइंड भी हो सकती है। चाहे तो आप उसे मनी में पेमेंट करने वाले हो या फिर आप इन काइंड करने वाले हो, इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। किसके लिए करने वाले हो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए। या तो रेसिपेंट ने डायरेक्ट कर दी या किसी और पर्सन ने कर दी। सपोज करो, इसका एग्जांपल लेते हैं, राजू है और ये एक दुकान और ये इसका शॉपकीपर है, ठीक है, शॉप है। अब राजू ने दुकान से गुड्स खरीदी, कितने की, 1 लाख रुपीज़ की गुड्स खरीदा। तो अब कंसिडरेशन क्या है यहाँ पर, अब राजू ने 1 लाख कैसे पे किए। सपोज करो राजू ने नहीं पे किया, राजू के फादर ने पे कर दिए। राजू के फादर ने 1 लाख रुपीज़ पे कर दिए, यानी कि राजू ने माल खरीदा लेकिन राजू ने पेमेंट ना करके उसके फादर ने पे कर दिया। तो चाहे तो रेसिपेंट खुद पे कर दे या फिर कोई भी पर्सन पे कर दे, लेकिन कोई भी अगर मान लो इस 1 लाख में से सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजू को सब्सिडी दे दी 20% की, यानी कि 20,000 की, उसको पेमेंट सिर्फ 80,000 करनी पड़ी। तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है ना वो ये 20% को इंक्लूड नहीं करना है आपको, ठीक है, कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनेगा। कंसिडरेशन इस केस में आपको 80,000 ही बनेगा। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लिखा है, लोकल अथॉरिटी नहीं लिखा है, ठीक है। तो कंसिडरेशन का मतलब हो गया कि जो भी पेमेंट आप करने वाले हो या कर रहे हो, चाहे वो मनी में हो या इन काइंड हो। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब दूसरा देखो, इंक्लूड मतलब कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन है कि गवर्नमेंट का कहना है कंसिडरेशन का मतलब तो आपको नहीं बता सकते एग्जैक्ट क्या है, लेकिन ये चीज़ें इंक्लूड कर लेना आप। कंसिडरेशन तो जो भी समझ रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जरूर आएगा उसमें, ठीक है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, कंसिडरेशन का मतलब क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट or in response to for inducement of supply of goods or services or both, whether by recipient or any other person, but shall not include any subsidy given by central government or state government. क्या समझे, एग्जाम्पल दूं, इसका मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक पर्सन है ये सीए, दूसरा पर्सन है यहाँ पर ये इंजीनियर है। एक सीए है एक इंजीनियर है। अब वो इंजीनियर इसके पास आया, इसने बोला तू मेरा ऑडिट कर दे। इसने इसका ऑडिट कर दिया। इसने, ये दोनों फ्रेंड्स है, ठीक है, सीए और इंजीनियर क्या है, फ्रेंड्स है। तो जो इसका इंजीनियर दोस्त है सीए के पास आया, उसने बोला कि तू मेरे अकाउंट्स का ऑडिट कर दे। तो सीए ने बोला ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन तुझे भी मेरा एक काम करना पड़ेगा, मुझे एक घर बनवाना है, उसके लिए मुझे एक इंजीनियर की जरूरत है, तो उसमें तू मेरे को अपनी सर्विसेज दे दे। उसने भी इससे सर्विसेज ले ली अपने हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। मान लो इसको सीए को हाउस या ऑफिस जो भी बनवाना था, उसने उसके कंस्ट्रक्शन के लिए अपने इंजीनियर दोस्त की हेल्प ली, मतलब सर्विसेज ली। तो दोनों ने क्या किया ना, इसने इसको कंसिडरेशन पे किया इंजीनियर ने, ना सीए ने इंजीनियर को कोई पैसा दिया, क्योंकि दोनों दोस्त हैं आपस में और दोनों ने फ्री में दोनों आपस में काम कर दिया, क्योंकि इसने इसको ऑडिट की सर्विसेज दे दी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया अपने फ्रेंड से, और दूसरा उसके इंजीनियर दोस्त ने भी उसको फ्री में सर्विसेज दे दी। तो इस केस में क्या हो गया कि आपका मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्स टू फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। इसने उससे सर्विसेज ली थी, इसने इंजीनियर ने ऑडिट की सर्विस ली, उसके रिस्पॉन्स में इसने इसको सर्विस दे दी, मतलब मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट। इसने ऐसा एक्ट किया जिसकी मॉनेटरी वैल्यू थी, जो इसकी सर्विसेज किसी थर्ड पर्सन को देता था। मैं सपोज करो ये उससे 3 लाख रुपीज़ चार्ज करता हूँ, लेकिन इसने अपने दोस्त को ऑडिट सर्विसेज ली और उसके बदले इसने 3 लाख रुपए की अपनी सर्विसेज दी। तो मॉनेटरी वैल्यू है उसके एक्ट की, तो इसको भी कंसिडरेशन बोला जाएगा। ऑल्दो इन दोनों ने कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया, लेकिन इसका जो एक्ट है, ये वाला एक्ट प्रोफेशनल सर्विस वाला, उसको भी कंसिडरेशन में काउंट किया जाएगा। और सेम बात, अगर कोई भी आपको कंसिडरेशन सब्सिडी मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, उसको आपको अपने कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानना है। यहाँ पर एक नोट पढ़ो, हाउएवर
ए डिपॉजिट गिवन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पेमेंट मेड फॉर सप्लाई अनलेस सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट फॉर कंसिडरेशन फॉर साइड सप्लाई। अगर आपने कोई डिपॉजिट दिया सप्लाई करने के लिए तो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा जब तक कि वो सप्लायर जो है आपका वो सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए आपको यूज़ ना कर ले। सपोज मैंने रेंट पर एक ऑफिस लिया जिसका मैंने रेंट दे दो, मैंने 10,000 रुपये पर मंथ पर ऑफिस लिया एक, और मैंने 2 महीने का रेंट उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, नहीं 20,000 रुपये मैंने उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। तो ये 20,000 को कंसिडरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा कब तक, जब तक वो इससे एडजस्ट ना कर ले, जो ओनर है वो इसको एडजस्ट ना कर ले, तब तक ये सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। तो कंसिडरेशन का मतलब हो गया। अब अपन देखते हैं कंसिडरेशन का मतलब समझ लिया ना हमने। उसके बाद अब हम समझते हैं सेक्शन 7 जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है और प्रोविज़न है। ये पूरा एक्ट आपका सप्लाई पर बेस्ड है। इस एक्ट के अंदर जो आप पढ़ोगे टैक्सेबल इवेंट अपना सप्लाई है, तो इसमें हम सीखने वाले हैं मीनिंग क्या है सप्लाई का और स्कोप क्या है। तो सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 ने बोला सप्लाई इंक्लूड्स मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि सप्लाई को हम डिफाइन तो कर रहे हैं लेकिन इसमें सप्लाई यहाँ पर जो डिफाइन है ना इससे ज़्यादा चीज़ें हो सकती है सप्लाई के स्कोप में, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि ये तो है ही, इसके अलावा और भी चीज़ें सप्लाई के स्कोप में आ सकती हैं। अगर तो इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि इतनी चीज़ें तो सप्लाई है लेकिन इसके अलावा भी चीज़ें सप्लाई में आ सकती हैं। तो यहाँ पे सप्लाई को डिफाइन किया गया कैसे, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, सप्लाई का मतलब लॉ मेकर ने कैसे सप्लाई को डिफाइन किया, सप्लाई को सप्लाई मतलब है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब सारी जो भी सप्लाई है वो सप्लाई है। इनके कहने का मतलब है सप्लाई का मतलब सप्लाई है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फिर इन्होंने एग्जांपल दिए सच एज सेल, जैसे अगर आप सेल करते हो तो वो भी सप्लाई है, अगर आप अपनी कोई गुड्स सर्विस को ट्रांसफर कर देते हो वो भी सप्लाई है, बार्टर वो भी सप्लाई है, एक्सचेंज कर देते हो वो भी सप्लाई है, लाइसेंस सप्लाई है, रेंटल सप्लाई है, लीज सप्लाई है, डिस्पोजल कर देते हो तो भी सप्लाई है। यानी कि सप्लाई का इन्होंने कैसे बोला, सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। सच एज मतलब हो गया कि इन्होंने एग्जांपल देके बता दिया कि सच एज सारी सप्लाई है, सारी सप्लाई है। जैसे सेल कर देते हो, किसी गुड्स को आपने सेल किया सप्लाई हो जाएगा, ट्रांसफर कर दिया आपने सप्लाई हो जाएगा। बार्टर मतलब होता है कि आपने एक गुड्स के बदले दूसरा गुड्स खरीद लिया या बेच दिया, तो बार्टर वाले ट्रांजैक्शन में आपका वो भी आपका सप्लाई के स्कोप में आ गया। एक्सचेंज का मतलब भी सेम होता है, अगर आपने एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स खरीद ली या बेच दी, उस केस में जो आपकी वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। आपने कोई चीज़ लाइसेंस बेस्ड ली है, लाइसेंस पे जैसे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस होते हैं तो वो भी सप्लाई के स्कोप में है। रेंट पे लिया आपने, कोई रेंट या लीज पे लिया है कोई भी प्रोडक्ट सर्विस, तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। डिस्पोजल कर दिया आपने किसी असेट का या फिर कोई भी गुड्स का डिस्पोजल कर दिया तो वो भी सप्लाई है। मेड और एग्री टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन का मतलब आपने देख लिया, कंसिडरेशन का मतलब क्या है, पेमेंट मेड और टू बी मेड, या फिर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट जो हमने किया है किस लिए, इन रिस्पॉन्स टू और इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय रेसिपेंट, जो रेसिपेंट ने किया है या किसी और पर्सन ने किया है, किस लिए, क्योंकि उसने गुड्स को रिसीव किया था, गुड्स सर्विस ली थी, उसके बदले में उसने पेमेंट करी या फिर कोई ऐसा मॉनेटरी एक्ट कर दिया। बाय पर्सन की डेफिनेशन वही है, इनकम टैक्स से मिलती जुलती है पर्सन की डेफिनेशन, मैं आपको एक बार दिखा दूंगा। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे इसका एनालिसिस भी दिया हुआ है। एनालिसिस का मतलब क्या, सप्लाई डेफिनेशन ऑफ सप्लाई कंटेन इन सेक्शन 7 इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। सेक्शन 7 में जो सप्लाई की डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, डस नॉट डिफाइन टर्म एग्जीक्यूटिवली, इट डिफाइन स्कोप ऑफ सप्लाई इन इंक्लूसिव मैनर। ये जो आपका सप्लाई को डिफाइन किया गया इंक्लूसिव मैनर में डिफाइन किया गया है। क्लोज ए जो है आपका सबसेक्शन 1 का, वो एक इलस्ट्रेट करता है फॉर्म्स ऑफ सप्लाई बट द लिस्ट इन नॉट एग्जॉस्टिव दिस फर्दर सब्सटेंटिएटेड बाय वर्ड यूज ऑफ वर्ड सच एज इन डेफिनेशन। तो मीनिंग ऑफ सप्लाई कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर। सबसे पहले सप्लाई कब होगा, जब गुड्स और सर्विस होना चाहिए। सप्लाई किसका होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए, और सप्लाई शुड बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन होना चाहिए। यानी कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सप्लाई तभी है जब वो फॉर ए कंसिडरेशन है, यानी कि फॉर ए कंसिडरेशन आपने कोई गुड्स सर्विस को सप्लाई एक्सचेंज किया तो वहाँ पे कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन नहीं है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अभी तक हमने यहाँ पर ये पढ़ा है कि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो कोई सप्लाई नहीं है, कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। बाय पर्सन ऑफ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए। तो 3 पैरामीटर पर सप्लाई टिकी है। सबसे पहला कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए आपकी, और गुड्स और सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। आगे हम इस वाले कंसिडरेशन वाले पार्ट की एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। कुछ एक्सेप्शंस मतलब अगर आपने बिना किसी कंसिडरेशन के भी सप्लाई करी है तो उसको भी सप्लाई मान लेंगे, और जीएसटी की बात होगी। तो अभी तक हमने
सबसेक्शन 1 का क्लॉज ये पढ़ लिया कि सप्लाई का मतलब क्या है कि गुड्स और सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। 3 कंडीशन होनी चाहिए। अब क्लॉज ए डबल ए, क्लॉज डबल ए क्या बोलता है? एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट एंड अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। इसको अभी होल्ड पे रखते हैं हम, इसको मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। अब क्लॉज बी पे आ जाओ। क्लॉज बी क्या बोलता है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अभी तक हमने गुड्स और सर्विसेज की बात करी थी। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस को अलग से डालने की जरूरत क्या पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे आगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज में इसको अलग से इसलिए डाला क्योंकि यहाँ पर क्या है, फॉर ए कंसिडरेशन तो है, फॉर ए कंसिडरेशन, क्योंकि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपने विदाउट कंसिडरेशन भी किया, सॉरी कंसिडरेशन किया लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, चाहे वो वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में आपका जो सप्लाई कब माना जाएगा, चाहे वो अपने बिजनेस के कोर्स में, बिजनेस के पर्पज से किया हो या पर्सनल पर्पज से किया हो, तब भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को हम सप्लाई मान लेंगे। क्लॉज सी, सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी क्या बोलता है? एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई पढ़ा। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यानी कि आपने कोई गुड्स सर्विसेज को इंपोर्ट किया कंसिडरेशन के लिए, लेकिन आपके बिजनेस या पर्सनल पर्पस के लिए भी था, तो भी हम उसको सप्लाई काउंट कर लेंगे और जीएसटी लग जाएगा। क्लॉज सी ने क्या बोला कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बिना कंसिडरेशन के लिए भी करी आपने, तब भी उस पर जीएसटी लगेगा। क्लॉज 1 ने क्या किया कि सप्लाई करी आपने गुड्स और सर्विसेज की, फॉर ए कंसिडरेशन करी, प्लस में इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करी। तो क्लॉज बी ने क्या बोला? इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी आपने, फॉर कंसिडरेशन और सर्विसेज, फॉर कंसिडरेशन करी, लेकिन चाहे पर्सनल पर्पस से करी चाहे बिजनेस पर्पस से करी, दोनों में आपका जीएसटी लगेगा। लेकिन एक्टिविटीज़, क्लॉज सी ने क्या बोला कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपने बिना कंसिडरेशन के भी कर दी, तो भी उस पर जीएसटी लगेगा। वो कहाँ पर दी गई है? ऐसी एक्टिविटीज़ को हमने शेड्यूल 1 में दिया गया है। ये वाली एक्टिविटीज़ आपने करी है और कंसिडरेशन नहीं भी चार्ज किया, तो भी इस पर जीएसटी लगेगा। तो ये शेड्यूल 1 में पढ़ेंगे। अब तक हमने सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 खत्म कर दिया, एक महीना होल्ड पर डाला हुआ है, ठीक है। अब सबसेक्शन 1A पढ़ लेते हैं। 1A क्या है? वेयर सर्टेन एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, दे शैल बी ट्रीटेड आइदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स एज रेफर्ड इन शेड्यूल 1। अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आ जाता है सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर कोई ट्रांजैक्शन आपका सप्लाई के स्कोप में आ जाता है सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो वो या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, दोनों नहीं हो सकता, ठीक है। या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, दोनों नहीं हो सकता। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो उसको हमने शेड्यूल 2 में ऐसी एक्टिविटीज़ दी गई हैं जहाँ पे आप पता नहीं लगा सकते कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज है, तो उस केस में हमने शेड्यूल 2 के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए नोटिफाई किया कि इसको आप सप्लाई ऑफ सर्विस मान लो, इसको आप सप्लाई ऑफ गुड्स मान लो। तो सबसेक्शन 1A ने ये बात करी। अब सबसेक्शन 2 देखते हैं, जीएसटी का सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भूल जाओ जो अभी आपने पढ़ा सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, भूल जाओ जो भी आपने सबसेक्शन 1 में पढ़ा। सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था? सबसेक्शन 1 में हमने पढ़ा कि सप्लाई का मतलब है हर फॉर्म की, हर तरह की सप्लाई गुड्स और सर्विस की जो आपने कंसिडरेशन के लिए करी और बिजनेस पर्पज से करी, तो उसको हम सप्लाई मान रहे थे। और बी केस में हमने देखा था, उसके क्लॉज बी में देखा था हमने, अगर आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया है, यानी कि आपने आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज का इंपोर्ट किया है कंसिडरेशन के लिए, लेकिन अगर आपने पर्सनल पर्पज के लिए भी किया है, तो भी हम उसको क्या मान रहे थे? सप्लाई मान रहे थे। सबसे क्लॉज सी ने क्या बोला कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी आपने बिना कंसिडरेशन के करी, तो भी हम उसको क्या मान रहे थे? सप्लाई मान रहे थे। लेकिन अब सबसेक्शन 2 ने क्या बोला कि ये सारी बातें आप भूल जाओ, मेरी बात सुनो। एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड, जो कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है जो हमने शेड्यूल 3 में लिखे हुए हैं, उनको आपको क्या करना है? वो क्या होंगे? ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स होंगे ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज होंगे, मतलब वो सप्लाई के स्कोप से बाहर है, सप्लाई नहीं है। अब क्लॉज बी ने भी क्या बोला? एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर इंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटीज़ एज मे नोटिफाई बाय गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कुछ ऐसी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन जो किसने करी? गवर्नमेंट ने करी। गवर्नमेंट कितनी होती है हमारे? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, और में 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे होती है, और जो हमारे जो लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो एमसीडी म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह के लेवल पे वो काम करती हैं। तो ये जो गवर्नमेंट कुछ एक्टिविटीज़ करेंगी ना, उनको भी सप्लाई के स्कोप से बाहर रखा हुआ है। गवर्नमेंट ने बोला जो हम कोई एक्टिविटी ट्रांजैक्शन करेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो वो कुछ एक्टिविटीज़ इन्होंने नोटिफाई करी हुई है। तो अभी तक हमने 2 सबसेक्शन पढ़ लिए, यानी कि 3 पढ़ लिए, 1A और 2।
वन में हमने देखा कि सप्लाई का स्कोप क्या है, सप्लाई का स्कोप है वन। हाँ, अभी तक हमने क्या देखा, सबसेक्शन वन पढ़ा। वन में हमने 3 क्लॉज पढ़े, ए बी सी। ए ने बताया कि सप्लाई में गुड्स और सर्विस होना चाहिए, प्लस में कंसिडरेशन होनी चाहिए और बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए, बिजनेस पर्पस होना चाहिए। सी ने बताया, बी ने बताया कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर आपने कंसिडरेशन के लिए किया लेकिन पर्सनल और बिजनेस कुछ भी हुआ तो भी सप्लाई माना जाएगा। और यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही थी, ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स बताया गया था ऊपर, सप्लाई इंक्लूड्स गुड सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। सी ने बताया कि कुछ एक्टिविटीज़ जो आपकी गुड्स और सर्विस तो हैं लेकिन कंसिडरेशन के साथ नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है उनमें, तो उनके केस में भी आपको जीएसटी देना होगा। अब सबसेक्शन 1A पढ़ा हमने, 1A में हमने पढ़ा कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी थी, अगर, हाँ 1A में हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई एक्टिविटी सबसेक्शन 1 में कवर हो गई, अगर कोई ट्रांजैक्शन सबसेक्शन 1 में कवर हो गया तो उसको हम या तो सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, क्योंकि हमारे जीएसटी की जो फुल फॉर्म है क्या है, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो या तो वो गुड्स होगी तभी टैक्स लगेगा, या तो सप्लाई होगी सर्विस की तभी टैक्स होगा। तो सबसेक्शन 1 ने बोला अगर कोई ट्रांजैक्शन इसमें कवर हो गया तो वो सप्लाई गुड्स या सर्विस बनेगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 ने क्या बोला, सबसेक्शन 2 ने बोला कि सबसेक्शन 1 जो बोल रहा है आप उसको भूल जाइए, एक बार को मेरी बात सुनिए। उसने अपनी बात क्या बताई कि कोई ऐसी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ और ट्रांजैक्शन है जो हमने शेड्यूल 3 में लिख दिए ना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस दोनों ही नहीं है, यानी कि वो सप्लाई के स्कोप से बाहर है। और कुछ एक्टिविटीज़ जो गवर्नमेंट करने वाली है उनको भी हमने सप्लाई, ना ही सप्लाई माना है, गुड्स ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना है, ना सप्लाई ऑफ ट्रांजैक्शन माना है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना है। अब सबसेक्शन 3 पे आ जाओ। अब सबसेक्शन 3 ने क्या बोला, सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, सब्जेक्टेड टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1A2 सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, काउंसिल मतलब जीएसटी काउंसिल, स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन ट्रांजैक्शन दैट आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, जो आपने ऊपर 1A और 2 में पढ़ा ना, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जीएसटी काउंसिल के कहने पर नोटिफाई कर सकती है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस को जिनको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जिसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको एनालिसिस दिया गया पूरे सेक्शन 7 का। सेक्शन 7 जो डिफाइन करता है वो सप्लाई को डिफाइन करता है, और वो इस तरह से डिफाइन करता है कि वो कुछ एग्जांपल देता है सप्लाई के, मतलब एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं देता, वो एक एग्जांपल देता है कि ये चीज़ें तो सप्लाई हो सकती हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो इस डेफिनेशन में कवर नहीं होती फिर भी वो सप्लाई के स्कोप में आ सकती है, क्योंकि ये एक इलस्ट्रेट करता है सप्लाई को। तो हमने देखा था कि सेक्शन 7 में सप्लाई के लिए 3 कंडीशन थी, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज का होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना है, यानी कि बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। तो सप्लाई सबसेक्शन 1 ने ऐसी बात करी थी, ऐसी सबसेक्शन 1 के क्लोज ए ने बोला था कि गुड्स का होना चाहिए, गुड्स और सप्लाई किसका होना चाहिए, या तो गुड्स का होना चाहिए या फिर सर्विसेज का, कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए सप्लाई, और बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए सप्लाई को। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस थी। लेकिन क्लोज बी ने क्या बोला कि अगर कुछ कंडीशंस है, क्लोज बी ने यहाँ पर बोला था इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में चाहे तो आपने पर्सनल पर्पस के लिए भी कोई सर्विसेज को इंपोर्ट किया तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। लेकिन 3 कंडीशन में से आपको क्लोज सी ने क्या बोला, एक्टिविटीज़ जो शेड्यूल 1 में हमने लिख दी हैं वो आपको अगर आपने बिना कंसिडरेशन के भी परफॉर्म करी तो भी वो स्कोप में आ जाएंगे जीएसटी के। तो पैरामीटर ऑफ सप्लाईज में 3 पैरामीटर है, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए, और गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए। अब देखते हैं जीएसटी जो क्लासीफाई करता है कुछ एक्टिविटीज़ को, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगी। तो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी के अंदर क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई यहाँ पर वही बताया गया कि आपको सप्लाई के यहाँ पर एनालिसिस करके दिया होगा सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होता है। सप्लाई में इंक्लूड रहता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और फॉर कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये आपका सेक्शन 7(1)(a) ने बोला था। उसके बाद 7(a) ने क्या बोला था, वो मैंने होल्ड पर रखा हुआ था। 7(1)(b) ने क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपने फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे आपने पर्सनल पर्पस से भी किसी सर्विसेज को इंपोर्ट किया है तो भी वो सप्लाई मानी जाएगी। उसके बाद सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड था, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, सबसेक्शन 1 के क्लोज सी ने ऐसा बोला कि शेड्यूल 1 में हमने जो एक्टिविटीज़ लिखी हैं वो आपने बिना कंसिडरेशन के भी परफॉर्म करी तो भी वो सप्लाई में इंक्लूड रहेंगी। अब सप्लाई में एक्सक्लूड क्या क्या किया गया है, सप्लाई में एक्सक्लूड ऐसा चीज़ें की गई हैं जो आपकी शेड्यूल 3 में बताई गई हैं। सबसेक्शन 2 प्लस सबसेक्शन 2 ने क्या बोला कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, और वो एक्टिविटीज़ कहाँ पर लिखी हैं, शेड्यूल 3 में लिखी हैं। अब कुछ एक्टिविटीज़ को इन्होंने पहले बता दिया कि कुछ एक्टिविटीज़ या तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएंगी या सप्लाई ऑफ गुड्स मानी जाएंगी, ऐसी सर्विसेज को इन्होंने शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। अब कुछ फॉर्म्स ऑफ सप्लाई दी थी हमें, सप्लाई शुड बी गुड्स और सर्विसेज बोथ, सप्लाई जो होनी चाहिए वो गुड्स या सर्विसेज की होनी चाहिए। सप्लाई इंक्लूड्स करता था फॉर्म्स ऑफ सप्लाई एंड शुड बी फॉर कंसिडरेशन एंड शुड बी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अब हम मतलब समझते हैं कि सप्लाई क्या करती है, इंक्लूड्स करती है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई का मतलब क्या है, सप्लाई का यहाँ पर मतलब है सप्लाई ऑफ एनीथिंग अदर देन
मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, किसी चीज़ का गुड्स और सर्विस होना जरूरी है तभी वो सप्लाई के स्कोप में आएगी। यानी कि एनीथिंग अदर देन गुड्स और सर्विसेज लाइक मनी सिक्योरिटी डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। यानी कि आप मनी और सिक्योरिटीज़ की जो सप्लाई करोगे उस पर जीएसटी नहीं होगा। अगर आपने एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को मान लो किसी कंपनी के शेयर सेल कर दिए, शेयर्स क्या होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, शेयर्स और डिवेंचर, ये सब सेल किए, तो उस पर जो सेल अमाउंट पे वो जीएसटी चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, आपका सप्लाई के स्कोप से बाहर है। ऐसे ही आपने किसी पर्सन को लोन दिया, अब जो आपने लोन सपोज करो एक्स ने मिस्टर बी को ए ने बी को क्या दिया, 1 लाख रुपए का लोन दिया। अब 1 लाख पर क्या वो 18% से जीएसटी चार्ज करेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मनी पर भी जीएसटी नहीं लगता। अब उसके बाद हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार गुड्स की और सर्विसेज की। ये आपके क्या है, एक्ट में डिफाइन किया गया है, गुड्स किसको बोलेंगे और सर्विस किसको बोलेंगे। तो इन्होंने बड़े ही अच्छे से गुड्स को डिफाइन किया हुआ है। गुड्स का मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है। मूवेबल मतलब जिसको आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर, वो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी। लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या नहीं आएगा, मनी और सिक्योरिटी, यानी कि आपका पैसा और शेयर सिक्योरिटी डेवेंचर्स, ये सब आपके गुड्स नहीं है। लेकिन इसमें इंक्लूड्स किया गया ऑक्शनेबल क्लेम्स और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो आपके लिए अभी तक समझने वाली बात क्या थी, गुड्स का मतलब है किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या एक्सक्लूड करना है आपको, सिक्योरिटीज़, मनी और सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड करना है, और ऑक्शनेबल क्लेम्स और ग्रोइंग क्रॉप्स को आपको इंक्लूड करना है गुड्स में। लेकिन सर्विसेज को यहाँ पे इन्होंने कैसे डिफाइन किया, सर्विसेज का मतलब इन्होंने बताया कि हर वो चीज़ जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, हर वो चीज़ जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। तो इन्होंने ऐसे डिफाइन किया, एनीथिंग अदर देन गुड्स क्या है, सर्विसेज है। लेकिन इसमें भी आपको इंक्लूड क्या करना है, इन्होंने सर्विसेज में इंक्लूड किया, यानी कि मनी तो एक गुड्स मतलब सप्लाई के स्कोप से बाहर है, ना वो गुड्स है ना सर्विस है। लेकिन यूज़ ऑफ मनी आपके लिए क्या है, गुड्स है, सॉरी सर्विस है। जैसे आपने किसी को लोन दिया, उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया वो आपकी यूज़ ऑफ मनी है। यूज़ ऑफ मनी है मतलब वो आपकी सर्विसेज में कवर होगा। उसके बाद आपने मनी को कन्वर्जन करवाया, यानी कि आपने एक करेंसी से दूसरी करेंसी में मनी को कन्वर्ट करवाया, तो वो भी आपकी क्या रहेगी, जो कन्वर्जन चार्जेस हैं वो आपके क्या रहेंगे, वो सर्विसेज का पार्ट है, जो कन्वर्जन है वो सर्विसेज का पार्ट है। तो ठीक है, गुड्स और सर्विस का मतलब हमने देख लिया। गुड्स का मतलब है हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें आपको मनी और सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड करना है। सर्विसेज का मतलब है एनीथिंग अदर देन गुड्स, इन दोनों में आपको मनी और सिक्योरिटीज़ को एक्सक्लूड कर देना है। लेकिन इंक्लूड क्या करना है, यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी बाय वे कैश ऑफ एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ करेंसी टू अनदर फॉर्म ऑफ करेंसी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। जिसके लिए आपने कोई कमीशन पे किया है, तो क्या हो गया, यूज ऑफ मनी हो गया, और वहाँ पर जो कमीशन का अमाउंट है उस पर जीएसटी चार्ज होगा। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम्स और ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू द लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई। ये सारी चीज़ों को आपको सब गुड्स के अंदर इंक्लूड करना है। अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। फॉर्म ऑफ सप्लाई हमने क्या पढ़े थे, सेक्शन 7 में हमने पढ़ा था, सप्लाई का मतलब है कि एक्सचेंज वगैरह पढ़े थे हमने, कुछ काफ़ी सारी पढ़े थे हमने, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। तो अब हमने इनको एक एक बारी डिटेल में समझते हैं कि एक्सचेंज का मतलब क्या है, सेल का मतलब क्या है, बार्टर का मतलब क्या है, लाइसेंस का मतलब क्या है, डिस्पोजल का मतलब क्या है। ये सारे टर्म्स जो हैं आपके एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है, ये सारे टर्म्स जीएसटी के एक्ट में डिफाइन नहीं है, तो हम इनका डिक्शनरी मीनिंग समझते हैं। इनका डिक्शनरी मीनिंग आपको दिया गया है, तो डिक्शनरी मीनिंग समझते हैं। सेल और ट्रांसफर का मतलब क्या है, सेल और ट्रांसफर का मतलब क्या है, तो सेल का मतलब क्या है, डिक्शनरी मीनिंग क्या है सेल का, कि आपने ट्रांसफर कर दिया आपने ओनरशिप और टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी का एक पर्सन से दूसरे पर्सन के लिए फॉर ए प्राइस। आपने प्राइस चार्ज करके किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी गुड्स के ओनरशिप को आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फॉर ए कंसिडरेशन। ट्रांसफर का मतलब क्या है, आपने ना, हाँ, जैसे एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको सेल का। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से क्या किया, गुड्स खरीदा, माल खरीदा 1 लाख रुपए के बदले। जो माल उसने लिया वो उसकी ओनरशिप हो गई, अब जो बायर है उसके हाथ में, और उसका टाइटल भी उसके पास है। लेकिन जो सेलर है उसने क्या किया, उससे प्राइस चार्ज किया, तो ये एक सेल का ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहाँ पे एक सेल है। लेकिन अब मानो ट्रांसफर का मतलब क्या है, ट्रांसफर का मतलब है एक कंपनी है और उसकी 2 ब्रांचेज हैं, मान लो एक तो है दिल्ली में, एक दिल्ली ब्रांच है और एक मुंबई ब्रांच है। अब जो रॉ मटेरियल होता है ना, कई बार वो दिल्ली से रॉ मटेरियल अपनी मुंबई वाली ब्रांच को भेज देती है रॉ मटेरियल को। अब ये रॉ मटेरियल जो भेजती है विदाउट कंसिडरेशन होता है, सपोज करो यहाँ पर कोई कंसिडरेशन चार्ज नहीं करती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुंबई में ट्रांसफर कर देते हैं, अपना मटेरियल खरीद के मुंबई ब्रांच को ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सेल का ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, ये ट्रांसफर का ट्रांजैक्शन है। तो इसको भी आपको, इस पर भी जीएसटी चार्ज होगा। इंटर ब्रांच यानी कि आपने किसी कंपनी ने अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में किसी भी रॉ मटेरियल को भेजा, तो वो भी आपका सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। तो ट्रांसफर का मतलब हमने ये देख लिया। अब उसके बाद जैसे, हाँ, यहाँ पर एग्जांपल दिए भी हुए आपको, शॉपकीपर सेल ए पेन। एक शॉपकीपर ने क्या किया, 100 रुपये का पेन बेच दिया एक बायर को। आफ्टर द सेल क्या हुआ, पेन बिलोंग टू बायर। अब जो पेन था ना वो बायर का हो गया, और शॉपकीपर ने डज नॉट हैव एनी राइट टू पेन। अब शॉपकीपर का कोई राइट नहीं है उस पेन पर। दिस इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल।
अब ट्रांसफर का मतलब समझो, एक कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम इट्स फैक्ट्री टू द डिपो फॉर सेल पर्पस। अब एक कंपनी ने क्या किया, अपनी फैक्ट्री में कोई माल को प्रोडक्शन किया और उस प्रोडक्शन को करने के बाद उसने कोई वेयर हाउस या फिर अपने डिपो में भेज दिया सेल के लिए। अब ये क्या कौन सा ट्रांजेक्शन है, ट्रांसफर का ट्रांजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सेल हैज़ नॉट बीन टेकन प्लेस, अभी तक सेल नहीं हुआ वो प्रोडक्ट। अब बार्टर और एक्सचेंज का मतलब समझते हैं। बार्टर और एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज का मतलब तो ये है कि एक्टिंग ऑफ गिविंग और टेकिंग समथिंग फॉर अनदर। आपने किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ ली या दी, उसका मतलब हो गया एक्सचेंज। अब बार्टर का मतलब समझते हैं, और बार्टर का मतलब भी सिमिलर सा ही होता है। आपने एक गुड्स किसी से मान लो गुड्स खरीदी और आपने उसको उस गुड्स के बदले पैसे ना देकर कोई दूसरी गुड्स दे दी, तो वो क्या होता है, बार्टर कहलाता है। जैसे मान लो एक पर्सन ने क्या खरीदा, हाँ इसी वाले एग्जांपल को देते हैं, हमने इस बंदे ने इसको पेन दिया, पेन खरीदा और पेन के बदले में इसने मान लो चावल बेच दिया, इसको चावल बेच दिया, पेन के बदले में उसने चावल दे दिया इसको, तो क्या हो गया, ये बार्टर का ट्रांजेक्शन हो गया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। एग्जाम्पल देखो, वैन ए न्यू कार वर्थ एक 5 लाख रुपए की कार परचेज करी इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार अलॉन्ग विद मॉनेटरी कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। आपने क्या किया, एक 5 लाख रुपए की कार पुरानी कार के एक्सचेंज में खरीदी और 4 लाख रुपए पे कर दिए, यानी कि उस जो एक्सचेंज की वैल्यू थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपए, आपने 4 लाख एडिशनली कैश में पे कर दिए। तो ये एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन है। अब उसके बाद देखो, अब एक डॉक्टर ने क्या किया, अपना हेयर कट करवा लिया बार्बर से, एक डॉक्टर ने अपना हेयर कट करवा लिया बार्बर से और प्रोवाइड कर दी मेडिकल कंसल्टेंसी उसको रिटर्न में। अब डॉक्टर ने बोला तू बार्बर है, मेरे बाल काट दे और मैं डॉक्टर हूँ, मैं तेरे को मेडिकल कंसल्टेंसी देता हूँ। तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, डॉक्टर अपनी मेडिकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए वो कंसल्टेशन क्या चार्ज कर रहा है, उसने अपनी हेयर कटिंग करवा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक सर्विस के बदले उसने अपनी एक सर्विस दी और दूसरी सर्विस दी, इसको बार्टर का ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। अब हम समझते हैं लाइसेंस का मतलब क्या है, लीज का मतलब क्या है, रेंटल का मतलब क्या है और डिस्पोजल का मतलब क्या है। लाइसेंस का मतलब है परमिशन ग्रांटेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी एंगेज इन ए बिजनेस और ऑक्यूपेशन इन एक्टिविटी। लाइसेंस मतलब ऐसे काफ़ी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको आपको रन करने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। सपोज करो आपने एक लीकर की दुकान खोली, तो उसको आपको सेल करने के लिए गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है और लाइसेंस फीस पे करनी पड़ती है, तो वहाँ पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद रेंट का मतलब क्या है, रेंट का डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं। रेंट का मतलब है एग्रीमेंट ऑफ टू रेंट समथिंग। आपने कुछ रेंट पर लिया और अमाउंट पे कर दिया, उसके बदले आपने कुछ यूज़ करने के लिए अपने पास लिया और आपने उसके बदले में कंसिडरेशन पे कर दिया, इसका मतलब होता है रेंट। लीज का मतलब क्या होता है, मेक लीगल एग्रीमेंट। आपने अब लीगली एग्रीमेंट कर लिया एक पर्सन के साथ कि आप उस सपोज करो आपने एक घर लिया रेंट पर, आपने क्या किया, एक लीज एग्रीमेंट बना लिया स्टैम्प पेपर पे और उस पर लिख दिया कि आप इतना इतना इस बंदे को रेंट पे करोगे और ये आपको इस पीरियड से इस पीरियड तक रहने देगा। तो ये क्या हो गया, एक लीज हो गया, ये इसको बोलेंगे लीज। और डिस्पोजल का मतलब क्या हो गया, डिस्पोजल का मतलब होता है आपने किसी चीज़ को सेल कर दिया या गिव अवे कर दिया या यूज़ कर लिया आपने, ठीक है, या फिर कंजम्पशन कर दिया या एनी अदर डिस्पोजल, मतलब किसी भी तरह से आपने उस गुड्स को आपने खत्म कर दिया, तो डिस्पोजल हो जाएगा। तो अभी तक हमने पढ़ी थी ये सारे एग्जांपल, हमने इनका मतलब समझ लिया। अब हमने एक चीज़ देखी थी वहाँ पे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का वैसे मतलब मैं आपको पहले बता चुका था। कंसिडरेशन का मतलब होता है पेमेंट। पेमेंट कैसी, या तो आप कैश में कर सकते हो या फिर इन काइंड भी हो सकती है, मनी या इन काइंड भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमने देख ही लिया था, दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है, या तो ठीक है फिर भी मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। कंसिडरेशन का मतलब है पेमेंट इन मनी और अदरवाइज, या तो आप कर दो या फिर कोई अदर पर्सन कर दे आपके बिहाफ पर, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर देना जो जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, कोई ऐसा एक्ट करना जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि डॉक्टर ने क्या किया, बार्बर को कंसल्टेंसी दे दी हेयर कट के बदले, तो जो डॉक्टर ने कंसल्टेंसी दी उसकी मॉनेटरी वैल्यू है। लेकिन इसमें से आपको एक्सक्लूड करके चलना था क्या चीज़, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी थी तो आपको वो एक्सक्लूड करनी थी। अब कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, अब आपको उनको देखना है कि कंसिडरेशन है उनके अंदर कंसिडरेशन है, उन केसेस में आपको कंसिडरेशन का पता लगाना है कि वो कंसिडरेशन माना जाएगा या कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सबसे पहला है कि अगर किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को क्या मिला है, डोनेशन मिला है, क्या डोनेशन को हम कंसिडरेशन मानेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं डोनेशन का मतलब क्या होता है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कंसिडरेशन क्या है, समथिंग फॉर समथिंग, मतलब कुछ चीज़ के बदले में कुछ चीज़ होनी चाहिए। तो कंसिडरेशन तब माना जाता है कि आपने कुछ चीज़ ली, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन दिया। ऐसा तो नहीं होता कि आप सिर्फ कंसिडरेशन दे रहे हो और उसके बदले में कुछ इच्छा नहीं कर रहे लेने की, तो वहाँ पर वो डोनेशन का फीचर क्या है। अब डोनेशन जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को मिलती है उनको कंसिडरेशन कब माना जाएगा, वो तभी माना जाएगा अगर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उनके पार्ट पर क्या है, कोई ऑब्लिगेशन है कुछ गिफ्ट करने की या फिर कुछ सर्विसेज को सप्लाई करने के लिए। सपोज करो मैंने क्या किया, एक रीटा फाउंडेशन थी और मैंने इसको डोनेशन दिया 5 लाख का। अब रीटा फाउंडेशन ने क्या किया, मेरे 5 लाख के बदले में मेरे को क्या सर्विस दी, इसने ना मेरे एडवर्टाइजमेंट कर दी, इसने आईपीएल में मेरे नाम से एडवर्टाइजमेंट कर दी, इसने मेरे बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट कर दी। तो यहाँ पर क्या है, ये कंसिडरेशन हो गया, ये डोनेशन नहीं हुआ, ये कंसिडरेशन हो गया कि मैं उसको 5 लाख रुपये दे रहा हूँ और वो मेरे नाम से वहाँ पे आगे डोनेशन कर रही है।
तो ये आपका क्या हो गया, कंसिडरेशन माना जाएगा, ये डोनेशन नहीं माना जाएगा। तो कंसिडरेशन ये इसमें बोला गया कि रेसिपेंट इंस्टीट्यूशन प्लेस नेम। जनरली क्या होता है, जनरली क्या होता है कि आपने इंस्टीट्यूशंस को क्या करते हो, डोनेशन देते हो, और वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस को डोनेशन देते हो किस लिए, हेल्प करने के लिए, सोशल वेलफेयर करने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए। और वो अपना ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं कि जो आपका जो रेसिपेंट इंस्टीट्यूशन होती है ना, वो नाम प्लेस ना आपके नाम की प्लेट लगा देती है या फिर कोई एक्नॉलेजमेंट लगा देती है अपने प्राइमेसिस में, अपने बिजनेस के प्राइमेसिस पे वो आपका नाम लिख देती है कि इस बंदे ने मेरे को इतना डोनेशन दिया। लेकिन तो वो जो नेम आप जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो आपका नेम को पब्लिक करेगा अपने प्राइमेसिस में, वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि उसका एम ये नहीं होना चाहिए कि वो आपको पब्लिसिटी देना चाह रहा है, उसका एम ये नहीं होना चाहिए कि वो आपको पब्लिसिटी देना चाहता है या फिर आपके बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन करना चाहता है। तो इट कैन बी सेड देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर एनी सर्विसेज फॉर द पेमेंट इन फॉर्म ऑफ डोनेशन। अगर आपने कोई भी डोनेशन दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं माना जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है ना, वो अगर अपना आपका नाम को आपको कहीं पर भी पब्लिसिटी नहीं देगी और आपके बिजनेस को प्रमोट नहीं करेगी, तो इन केसेस में उसको डोनेशन को आप क्या बोलोगे, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर सप्लाई टैक्सेबल नहीं होगी। अब भूषण ने क्या किया, डोनेट कर दिए ए ब्लैक बोर्ड टू यंगिस्तान। अब भूषण ने डोनेट कर दिए ब्लैक बोर्ड योगानिस्ट सनातन, ए चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन को। अब उस योगा इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, अब उसने उन ब्लैक बोर्ड्स पे, अब जो योगा इंस्टीट्यूशन था उसने क्या किया, उस पर लिखवा दिया गुड्स विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर ये सप्लाई नहीं माना जाएगा क्योंकि उसने सिर्फ ये लिखा है गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। अब मिस्टर दुर्गा देवी ने क्या किया, डोनेट कर दी मनी, एक टेम्पल को उसने मनी डोनेट कर दी इन द मेमोरी ऑफ हिज लेट फादर। उसने अपने फादर की मेमोरी में एक मंदिर को मनी डोनेट करी। अब टेम्पल ने क्या किया, टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया एक रूम उस टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के अंदर उस डोनेशन के अमाउंट से, ठीक है, और लिखवा दिया डोनेटेड बाय दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर ऑन द डोर ऑफ रूम। उसने उस रूम के दरवाजे के बाहर लिखवा दिया डोनेटेड बाय दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। तो ये भी आपका टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। इन अबव एग्जांपल इट माइट बी नोटिस देयर इज नो रेफरेंस और मेंशन एनी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द डोनर। यहाँ पर दुर्गा देवी या फिर भूषण वाले केस में क्या हो रहा है, उसके बिजनेस की कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, विच अदरवाइज कुड हैव गोट एडवर्टाइज। कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही, इसलिए इसको क्या नहीं माना जाएगा, इसको आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं मानोगे। अब ये देखो यहाँ पर बोला जीएसटी इज नॉट लेवल वेयर ऑल थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाई, नेमली गिफ्ट और डोनेशन इज टू बी मेड टू। ठीक है, आपने कोई गिफ्ट डोनेशन किया किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, अब जो पेमेंट करी ना आपने, वो उसका कैरेक्टर क्या होना चाहिए, गिफ्ट का या डोनेशन का होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए आपका नॉट एडवर्टाइजमेंट। अगर वो जो कंसिडरेशन पे किया आपने, डोनेशन दिया, उससे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होनी चाहिए आपके बिजनेस की, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, जीएसटी उस पर लेवी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अगर किसी आर्टिस्ट ने क्या किया, किसी आर्ट गैलरी को अपने आर्ट वर्क को सेंड कर दिया किसी आर्ट गैलरी को फॉर एग्जीबिशन, उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू आर्ट गैलरीज वेयर इट इज एग्जिबिटेड फॉर सप्लाई, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअल कोई सप्लाई नहीं हुई, उसने सिर्फ वहाँ पर एग्जीबिशन के लिए रखा है। इट इज़ ओनली व्हेन बायर सेलेक्ट पर्टिकुलर, सप्लाई कब माना जाएगा उसे, जब बायर उसको सेलेक्ट कर लेगा और परचेज कर लेगा, तब वहाँ पर जीएसटी की बात होगी, उससे पहले जीएसटी की बात नहीं होगी। उसने कोई पे सिर्फ एग्जीबिशन के लिए उसने सप्लाई किया आर्ट गैलरी को, तो वो भी जीएसटी लेवी नहीं होगा। अब सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी, नो सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी इन ल्यू ऑफ नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय साइड इंश्योरेंस कंपनी टू हिम। अब नो क्लेम बोनस क्या होता है, एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, ये एक इंश्योरेंस कंपनी होती है और एक इंश्योर्ड होता है, यानी कि जो इंश्योरेंस करवाने वाला है उसने इंश्योरेंस, मान लो इसने अपना हेल्थ का इंश्योरेंस करवा लिया, ये था मिस्टर ए ने अपना इंश्योरेंस करवा लिया एक इंश्योरेंस कंपनी से, और इसने मान लो सम इंश्योर था 10 लाख का इंश्योरेंस करवा लिया अपना हेल्थ का। अब जो फाइनेंशियल ईयर आया ना, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इसने इंश्योरेंस करवा लिया 10 लाख का। अब इसको ना 23-24 में ये बीमार नहीं पड़ा, उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो कंपनियाँ क्या करती है, अगर आप कोई भी क्लेम नहीं लेते ना, तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम बनता है, मान लो इसने इसका प्रीमियम 10,000 रुपये पर एनम बनता है, तो इसमें से क्या होगा, उस कंपनी ने अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया तो आपको नो क्लेम बोनस देती है। सपोज करो 10% आपको नो क्लेम बोनस मिला, यानी कि 1,000 रुपये आपको कम देने पड़ेंगे। अब आपको प्रीमियम जो देना पड़ेगा वो सिर्फ 9,000 देना पड़ेगा, क्योंकि आपको नो क्लेम बोनस का बेनिफिट मिलता है। तो इसकी बात होती है नो क्लेम बोनस से, यहाँ पर ये मतलब है। अब देखते हैं नो क्लेम बोनस की क्या बात हो रही है। तो उस केस में क्या है, कोई भी सर्विस सप्लाई नहीं कर रहा जो मिस्टर ए था कंपनी को, लेकिन कंसिडरेशन उसको मिल रहा है। द इशू विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज वेदर the deduction on account of no claim bonus allowed by insurance company from insurance premium payable by insured can be considered as a consideration for supply
फॉर सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योरर टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर एग्रीइंग द ऑब्लिगेशन टू रेफ्रेन फ्रॉम एक्ट ऑफ लोडिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब उसने क्या किया था, नो क्लेम बोनस आपको क्यों मिला था कि उस बंदे ने क्लेम फाइल नहीं किया था, मतलब कोई भी क्लेम नहीं लिया था, तो उसने एक सर्विस दी कि कोई भी क्लेम नहीं ले रहा मैं, लेकिन आप मेरा इंश्योरेंस कम कर दो। तो इस केस में उसको कंसीडर किया जाएगा क्या, उसको इस चीज़ को कंसीडरेशन माना जाएगा, कंपनी कंसीडरेशन पे कर देगी आपने बोनस नहीं लिया, सॉरी आपने कोई भी क्लेम नहीं लिया तो हम आपको बोनस दे रहे हैं। तो ये इस यहीं पर इसी चीज़ की बात हो रही है, और इसमें ऐसा नहीं माना जाएगा क्योंकि एज पर प्रैक्टिस प्रेवलिंग इन द इंश्योरेंस सेक्टर की प्रैक्टिस है कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, डिडक्ट कर देती है नो क्लेम बोनस ग्रॉस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट व्हेन नो क्लेम इज मेड बाय इंश्योरेंस कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस इंश्योरेंस पीरियड। कस्टमर एंड इंश्योर्ड procure insurance policies to indemnify himself from any loss, injury as per the terms of policy is not any contractual obligation not to claim insurance during any period cover under policy in lieu of no claim bonus। तो ऐसा उसके ऊपर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता पॉलिसी होल्डर के ऊपर कि वो क्लेम ना ले, उसको लेना ही होगा अगर कोई मिस हैपनिंग होती है या फिर जिस चीज़ के लिए उसने इंश्योरेंस कराया वो चीज़ हो जाती है, तो अदरवाइज उसको लेना नहीं है। तो इसलिए क्या बोला जाता है यहाँ पर, इट इज़ देयरफॉर क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी इन फॉर्म ऑफ एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट ऑफ लॉजिंग इंश्योरेंस क्लेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नो क्लेम बोनस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई प्रोवाइडेड बाय इंश्योर्ड टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, 3 केसेस हमने देख लिए। 3 केस में पहला केस था डोनेशन के केस में उसको टैक्सेबल सप्लाई नहीं माना जाएगा। इन तीनों चीज़ को हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। अगर आपने डोनेशन दिया उसके बदले में कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है आपके बिजनेस की, तो वो डोनेशन कंसिडरेशन नहीं है, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी की बात नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट वर्क को आर्ट गैलरी को सेंड करता है एग्जीबिशन के लिए, तो वो भी जीएसटी से बाहर है। उसके बाद हमने देखा अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी किसी पॉलिसी होल्डर को नो क्लेम बोनस देती है, तो उसके बदले में उसको कोई भी कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा उसको। ठीक है, अब हम एक शब्द पढ़ रहे थे, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब समझ लेते हैं हम। ठीक है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। जीएसटी इज एसेंशियली एक टैक्स ओनली ऑन कमर्शियल ट्रांजैक्शन। जीएसटी क्या होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे लगता है। हैंस ओनली दोज सप्लाईज दैट आर इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी। जीएसटी क्या होता है, कमर्शियल ट्रांजैक्शन पे लगता है, पर्सनल ट्रांजैक्शन पे नहीं लगता। जैसे सपोज करो आप एक पर्सन हो और आपने अपना फोन को सेल कर दिया किसी दूसरे पर्सन को, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीएसटी की बात नहीं होगी। अब सपोज करो आपके पास एक कार थी और आपने उस कार को, आपकी पर्सनल कार थी, आपने उस कार को सेल कर दिया किसी थर्ड पर्सन को, तो उस केस में भी जीएसटी की बात नहीं होगी, क्योंकि ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है, आपके बिजनेस के कोर्स में नहीं है। लेकिन आप सपोज करो एक कंपनी है, उसने भी सेम ट्रांजैक्शन एंटर किया, उसके पास भी एक कार थी और उसने उस कार को सेल कर दिया, तो वहाँ पर वो सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा और जीएसटी की बात होगी, क्योंकि वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। अब बिजनेस का मतलब समझो, बिजनेस का यहाँ पर मीनिंग दिया गया। बिजनेस का मतलब क्या है, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग या फिर कोई भी प्रोफेशन, इवन इफ देयर इज नो पेक्यूनरी बेनिफिट, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब एंड एसोसिएशन। क्लब एंड एसोसिएशन को भी बिजनेस में रखा गया। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन, अगर किसी आप प्राइमेसिस में जा रहे हो, मान लो आप ताजमहल के अंदर एंट्री करने के लिए आपसे कुछ फीस ली जा रही है, या फिर आप जिम के अंदर जा रहे हो, जिम के अंदर के लिए आप जिम में एडमिशन के लिए आपको कोई फीस पे करनी पड़ रही है, तो वो भी क्या होगा, बिजनेस के स्कोप में, बिजनेस की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। सर्विस एज ए होल्डर ऑफ ऑफिस एक्सेप्टेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटलिस्टर लाइसेंस टू बुक मेकर एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुक मेकर इन सच क्लब, एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एज पब्लिक अथॉरिटीज। कोई भी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी भी कोई एक्टिविटी करती है उनको भी बिजनेस माना जाएगा। बिजनेस की डेफिनेशन बहुत वास्ट है यहाँ पर। जो आपका बिजनेस है ना, वो इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि आपने कितनी फ्रीक्वेंसी में बिजनेस किया, मान लो आपने 1 महीने बिजनेस किया, 2 महीने बिजनेस किया, या आपने एक चीज़ बेची, 2 चीज़ बेची, इससे कोई मतलब नहीं है, या कंटिन्यूटी में किया, रेगुलरिटी में किया किसी ट्रांजैक्शन को, तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर आपने एक बार भी कोई ट्रांजैक्शन किया वो भी बिजनेस है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखो। ऋषभ ने क्या किया, बाय करी एक कार फ्रॉम हिज पर्सनल यूज एंड आफ्टर ईयर सेल कर दिया उसने उस कार को एक कार डीलर को। द सेल ऑफ कार बाय ऋषभ टू कार डीलर इज नॉट सप्लाई अंडर जीएसटी, क्योंकि वो पर्सनल पर्पस के लिए इन कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने भी आपको दिया था। अब मणिकर्णिका ने क्या किया, सोल्ड कर दिया अपने सोने की चूड़ियों को और इयरिंग्स को टू अभिशान ज्वेलर्स। सेल ऑफ ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी बाय इंडिविजुअल टू ज्वेलर विल नॉट कंस्टिट्यूट सप्लाई एज सेम कैन नॉट बी सेड टू बी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये भी इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है। सुंदरम आचार्य, ए फेमस एक्टर, paints some painting and sell them. Consideration from such sale is to be donated to charitable trust, the kind woman. The sale of painting by actor qualifies as a supply. It is a made in course of furtherance of business. ये उसने अपने बिजनेस के कोर्स में किया, इसलिए ये सप्लाई मान लिया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक RWA ने क्या किया, प्रोवाइड की सर्विसेज ऑफ डिपॉजिटिंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ रेसिडेंट इन लिeu ऑफ सम नॉमिनल चार्जेस। द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय क्लब और एसोसिएशन और सोसाइटी टू इट्स मेंबर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा।
अब देखो, एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रेमाइसेस फॉर कंसिडरेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन बिजनेस। अब बिजनेस में जो इसका भी एग्जांपल दिया उन्होंने कि एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रेमिसेस, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू सर्कस, आपने किसी सर्कस में जाने के लिए टिकट खरीदा या सिनेमा हॉल में टिकट खरीदा, अम्यूजमेंट पार्क में कोई टिकट खरीदा, थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स आर कंसिडर एज ए सप्लाई एज दे आर सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रेमिसेस फॉर कंसिडरेशन। आपने किसी प्रेमिसेस में एंटर करने के लिए कोई कंसिडरेशन पे किया है तो बिजनेस के स्कोप में आएगा, इसलिए वो टैक्सेबल है। तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए तो वहाँ पर जीएसटी की बात नहीं होगी, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 7(1)(b) में, जहाँ पर वो उसने बोला था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए भी लिया है तो वो आपके सर्विसेज के पार्ट वो आपका सप्लाई का पार्ट बनेगा। तो उसका एक एग्जांपल है, रमैया ने क्या किया है, रमैया एक प्रोपराइटर है, हैज़ रिसीव आर्किटेक्चर सर्विसेज फॉर हिज पर्सनल रेसिडेंस फ्रॉम आर्किटेक्चर लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। उसने किसी न्यूयॉर्क में बैठे आर्किटेक्चर से क्या किया, अपने घर के लिए। तो दोस्तों इस एग्जांपल में हो रहा है कि एक प्रोपराइटर एक आर्किटेक्चर की सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है, कहाँ से, न्यूयॉर्क में बैठे एक आर्किटेक्चर से अपने पर्सनल रेसिडेंस के लिए, जिसके लिए वो कंसिडरेशन पे करता है $5,000 की, $5,000 की। तो ये वाली जो सप्लाई है ना, ये आपके पर्सनल पर्पस की है, तब भी ये आपके सप्लाई के स्कोप में मानी जाएगी, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ सर्विस को अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए भी इंपोर्ट किया है तो वो क्या होगी, आपकी सप्लाई के स्कोप में आती है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब है अगर आपने आउटसाइड इंडिया से कोई सर्विस ली है, आउटसाइड इंडिया से आपने कोई सर्विस ली है तो उसको इंपोर्ट ऑफ सर्विस बोला जाएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब आप क्या समझते हो? एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेंड गुड्स आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट का मतलब होता है ब्रिंगिंग गुड्स और सर्विसेज इन इंडिया। मतलब एक्सपोर्ट का मतलब आपने कोई इंडिया के बाहर सेल किया तो उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट, आपने कोई बाहर से इंडिया में परचेज करी कोई गुड्स, उसको इंपोर्ट बोला जाता है। तो ये एग्जांपल यहाँ तो हो गया। उसके बाद हमने कुछ पढ़ा था, एक सेक्शन पढ़ा था हमने कौन सा सेक्शन पढ़ा था, सब सेक्शन सी, क्लोज सी पढ़ा था हमने, किसका, 7(1)(c) पढ़ा था हमने। 7(1)(c) ने बोला था कि कुछ सप्लाई जो बिना कंसिडरेशन के भी आपने परफॉर्म करी है तो उस पर भी जीएसटी की बात होगी। तो वो कौन कौन सी ऐसी सप्लाई हैं वो देखते हैं एक बारी। तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन को भी हम सप्लाई मान लेंगे। शेड्यूल 1 में जो सर्विसेज 4 सर्विसेज शेड्यूल 1 में दी गई हैं, उन 4 सप्लाई को आपने अगर बिना कंसिडरेशन के भी परफॉर्म किया है तो भी वो जीएसटी उन पर लेवी होगा। ठीक है। शेड्यूल 1 एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज ए सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने अगर बिना कंसिडरेशन के भी परफॉर्म करी हैं या सप्लाई करी हैं तो उनको हम क्या करेंगे, सप्लाई मान लेंगे। जनरली सप्लाई का क्या है रूल है, सप्लाई के लिए गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होनी चाहिए प्लस फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए और पर्सनल नहीं बिजनेस पर्पस होना चाहिए। ये 3 कंडीशन पूरी होती है तब एक चीज़ सप्लाई बनती है। लेकिन यहाँ पे क्लोज सी क्या बोलता है कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं भी है ना तो भी हम 4 केसेस में क्या मानेंगे कि वो सप्लाई के स्कोप में मान लेंगे, हम उसको सप्लाई मान लेंगे। इन 4 केसेस में जो शेड्यूल 1 में जो 4 केसेस दिए हैं उस वाले केस में, तो देखते हैं 4 कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो दी गई हैं आपको। तो पहली एक्टिविटी है उसमें परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट। आपने अपने कोई बिजनेस असेट को परमानेंट ट्रांसफ़र कर दिया जिसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स का क्रेडिट लिया हुआ था। तो इसका एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ आपको, आपने एक लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आपने एक लैपटॉप ट्रांसफ़र कर दिया मतलब आपने लैपटॉप को ट्रांसफ़र कर दिया फ्री में। आपने लैपटॉप को फ्री में ट्रांसफ़र कर दिया किसी पर्सन को जो आपने 4 साल पहले खरीदा था। 4 साल पहले खरीदा था कितने में, 1 लाख रुपये में वो खरीदा था। आज आपने उसको फ्री में ट्रांसफ़र कर दिया या उसको डिस्पोजल कर दिया विदाउट एनी कॉस्ट, और इस पर आपने इसके टैक्स का इस पर जो टैक्स लगा था परचेज के टाइम पे जो इस पर जीएसटी लगा उसका आपने इनपुट क्लेम किया था। तो अब जब आप इसको बिना किसी कंसिडरेशन के भी सेल करोगे ना तो भी इस पर जीएसटी चार्ज होगा। मान लो आपने इसको मिस्टर बी को आपने इसको ट्रांसफ़र कर दिया तो ये यहाँ पर जो होगा परमानेंट आपने ट्रांसफ़र कर दिया अपने लैपटॉप का जिस पे आपने 4 साल पहले इनपुट लिया था। तो ये क्या हो गया, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड। अब दूसरा केस समझो, एक कार थी, आपके बिजनेस की कार थी। आप कार के केस में क्या होता है, ब्लॉक क्रेडिट का मतलब अभी हम आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे ब्लॉक क्रेडिट होता है कुछ। तो ब्लॉक क्रेडिट समझने से पहले मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट समझाता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम बोलते हैं आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या होता है, जीएसटी के अंदर आईटीसी का मतलब क्या है, आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे नाम से पता चल रहा है, आपने मान लो करो आपने कुछ गुड्स को मैन्युफैक्चर किया और उसका जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करके उसका सेल कर दिया 1 लाख रुपये में, लेकिन अब आपने इस पर जीएसटी चार्ज किया 18% जीएसटी चार्ज किया सेल के टाइम पर, तो आपका 18,000 का जीएसटी आपको चार्ज पे करना है। आपने सामने वाले से रिकवर किया और पे करना है आपको 18,000।
लेकिन आपने जब ये गुड्स को मैन्युफैक्चर किया था ना 1 लाख, तो आपने कुछ इनपुट खरीदे थे, मतलब यानी कि आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा था। रॉ मटेरियल खरीदा था आपने, सपोज करो 80,000 रुपये, 80,000 रुपये का आपने रॉ मटेरियल खरीदा था। रॉ मटेरियल खरीदा और इस पर आपने टैक्स पे किया था 10%, यानी कि आपने 8,000 रुपये का जीएसटी पे किया था इस पर खरीदने के टाइम। यानी कि आपको ये गुड्स कितने पड़े थे, 80,000 प्लस 8% टैक्स लगा था, तो 88,000 के आपको ये गुड्स पड़े थे। तो अब 8,000 आपने उसने टैक्स का भी पे किया था और 80,000 की आपको गुड्स की वैल्यू थी। तो अब जब आप सेल वाला टैक्स पे करोगे ना, तो आप इस 8,000 को माइनस कर सकते हो अपने सेल के टैक्स से। इसी को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आपने जो इनपुट पे अपने टैक्स पे किया था ना, आप उसका क्रेडिट ले लो, आप यहाँ से क्रेडिट ले लो। अब आपको बैलेंस सिर्फ 10,000 पे करना है। तो ये ना, ये वाला इनपुट जो होता है कुछ गुड्स के केस में ये ब्लॉक होता है, मतलब आपको लेस करने नहीं देंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं रहेगा। तो वो कौन से केसेस है वो हम पढ़ेंगे आगे इनपुट टैक्स क्रेडिट वाले केस में। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कार के ऊपर ना जनरली आपको इनपुट नहीं मिलता। अगर मान लो आपने एक कार खरीदी होती 4 साल पहले, 10 लाख मान लो, अब इसको 10 लाख की आपने कार खरीदी 4 साल पहले, इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। अब आपने उसको परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया किसी पर्सन को, या फिर आपने डोनेट कर दिया उसको। तो अब जब आपने इसको डोनेट किया ना, तो यहाँ पर परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि फ्री तो होगा, क्योंकि यहाँ पर हम केस कौन से पढ़ रहे हैं, विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि आपने कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है सामने वाले पार्टी से। तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? क्या ये इस वाले पॉइंट में कवर होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बिजनेस असेट तो है आपकी कार, लेकिन उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल नहीं किया था, तो इस वजह से ये विदाउट कंसिडरेशन है, तो जीएसटी की बात इस पर नहीं होगी। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है यहाँ पर। बिना कंसिडरेशन वाली सप्लाई की बात कर रहे हैं हम, ये कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया आपने, फिर भी सप्लाई होगी। अब आगे आप बोलोगे कि यहाँ पर कोई वैल्यू तो आई नहीं रही, इसमें फ्री है तो यानी नील वैल्यू है, इस पर जीएसटी लगाओगे कितना ही परसेंट, 18%, तो नील ही आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम निकालेंगे वैल्यूएशन रूल के हिसाब से। आगे आप पढ़ोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में आप इसकी वैल्यू निकालोगे और उस पर जीएसटी चार्ज होगा, इसकी नॉशनल वैल्यू निकाल के उस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन्स और डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अपने कोई गुड्स और सर्विसेज की जो सप्लाई हो रही है ना, अगर वो कोई सप्लाई गुड्स और सर्विस की रिलेटेड पार्टीज के बीच में हो रही है, यानी कि रिलेटेड पर्सन मतलब रिश्तेदार, यानी आपसी रिश्तेदारों के बीच हो रही है, तो वहाँ पर अभी हम सिर्फ रिलेटेड पार्टी वाला देखते हैं, ठीक है, रिलेटेड पर्सन वाला। तो रिलेटेड पार्टीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वहाँ पर अगर बिना कंसिडरेशन यानी कि फ्री में भी हो रहा है ना वो ट्रांजेक्शन, तो भी उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे, सॉरी, तो भी उस पर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि रिलेटेड पर्सन का मतलब क्या है और डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है। तो इसके लिए हम नीचे डेफिनेशन पढ़ते हैं रिलेटेड पर्सन के। अब रिलेटेड पर्सन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 15 के अंदर। इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि पर्सन्स इंक्लूड लीगल पर्सन्स और डीम्ड एज लीगल रिलेटेड पर्सन इफ सच पर्सन्स आर ऑफिसर और डायरेक्टर्स ऑफ वन अदर एंटिटी। ठीक है, अगर कोई कंपनी का ऑफिसर या डायरेक्टर है तो क्या होगा, रिलेटेड पर्सन बन जाएगा। अगर कोई पार्टनर है किसी पार्टनरशिप फर्म का, तो वो उसके लिए रिलेटिव है। अगर कोई पर्सन एम्प्लॉई है और एम्प्लॉयर है, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, यानी कि कोई कंपनी है, अगर उसका कोई एम्प्लॉई है तो उसके लिए रिलेटेड पर्सन है। उसके बाद एनी पर्सन कंट्रोल ऑन्स होल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 25% वोटिंग पावर ऑफ बोथ ऑफ देम। मान लो एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, और ये मिस्टर सी एक इंडिविजुअल है, इन दोनों में 50-50% की शेयर होल्डिंग है उसकी, ये दोनों को कंट्रोल करता है। तो ये दोनों कंपनी भी आपस में क्या मानी जाएंगी, रिलेटेड पर्सन बन जाएंगी आपस में। उसके बाद सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन। अब मान लो इस वाले एग्जांपल में क्या है, ए कंपनी है और बी कंपनी है, ए कंपनी और बी कंपनी मिलके एक सी कंपनी है, इसमें इसकी शेयर होल्डिंग, ये इसकी शेयर होल्डिंग 50% की है और इसकी 45% की, दोनों की 25% से, सॉरी कंट्रोल बोलेंगे ना, कंट्रोल आपका कब आता है 50% से ऊपर ना। अगर ये दोनों मिलकर इसको कंट्रोल करती हैं, यानी कि मान लो ये दोनों मिलकर इसको कंट्रोल कर रही हैं 25%, सॉरी 45 और 50, 95% इन्हीं के पास है, तो यानी कि कंट्रोल इनके पास है। तो ये दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पर्सन बन जाएगी। अब अगर कोई मेंबर्स हैं, अगर कोई ऐसे पर्सन है जो मेंबर है सेम फैमिली के, सेम फैमिली का मतलब यहाँ पर क्या है, फैमिली की डेफिनेशन देखते हैं। फैमिली की डेफिनेशन दी हुई है, चलो फैमिली की डेफिनेशन को बाद में देखेंगे। अगर मेंबर ऑफ सेम फैमिली, जो पर्सन सेम फैमिली के मेंबर है उनको भी रिलेटिव माना जाएगा। और अगर कोई सोल एजेंट है या सोल डिस्ट्रीब्यूटर है या सोल कंसेशनर्स है किसी का, तो उसको भी वो जो कंसेशनर या एजेंट या प्रिंसिपल है उनको रिलेटेड माना जाएगा। अब बात आती है डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है। डिस्टिंक्ट पर्सन्स क्या है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स का मतलब है, सबसे पहले 25 के सेक्शन 25 के अंदर डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन किया गया है। डिस्टिंक्ट पर्सन्स की हम देखते हैं कौन कौन से पर्सन डिस्टिंक्ट पर्सन्स है।